हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चाहे हमारा कोई डी ग्रुप का पेपर है या फिर डी ग्रुप से लेके पीसीएस है कोई या फिर यूपीएससी है, सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ये एक तरह के अधिकार है। क्या है ये अधिकार? जो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को ये अधिकार दे। ठीक है, ये क्या है? एक तरह के अधिकार है हमारे, और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता को दे। लेकिन ये ऐसे अधिकार हैं, अगर सरकार इनको नहीं दे पाती तो हम इन अधिकारों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार हमारे कोई सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो हम क्या करते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश जारी करते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करते हैं। लेकिन ये ऐसे अधिकार हैं जिनके केस में हम कोर्ट में नहीं जा सकते, या आम भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है। क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कोर्ट में हम इनको चुनौती नहीं दे सकते। तो इनका इतिहास क्या है? इतिहास देखो, थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो उनको मौलिक अधिकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो उन सदस्यों ने मौलिक अधिकारों की दो लिस्ट बना के तैयार की, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो जो दो लिस्ट थी उनमें से एक लिस्ट को तो मौलिक अधिकारों के नाम से अडॉप्ट कर लिया। जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा ने जो पहली लिस्ट थी उसको मौलिक अधिकारों के नाम से स्वीकार कर लिया। लेकिन जो दूसरी लिस्ट थी उसको मौलिक अधिकारों के नाम से स्वीकार न करके उनको क्या नाम दिया गया? उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि मौलिक अधिकारों के केस में हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके केस में कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे ये क्यों किया गया? उस टाइम पे ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अधिकार है जो उस टाइम पे लागू करना पॉसिबल ही नहीं था। अगर लागू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश गरीब था उस टाइम पे, और आज भी आज तो फिर भी धीरे धीरे हमारे देश ने तरक्की की है, लेकिन उस टाइम पे हमारा देश पिछड़ा हुआ था, गरीब था। उस टाइम पे हमारा देश इन अधिकारों को लागू नहीं कर सकता था। और अगर इनको लागू नहीं कर सकता और कोर्ट में अगर हम कोर्ट में इनको चुनौती दे सकते हैं, तो पब्लिक क्या करती? कोर्ट में चली जाती और सरकार को उलझा देती। तो इसके लिए क्या किया गया? ये जितने भी अधिकार हैं इनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे जा सकती। ऐसा प्रावधान किया गया कि ये जो हमारे अधिकार हैं इनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो फिर जो संविधान सभा के सदस्य थे, कुछ सदस्यों ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि अगर हम कोर्ट में जाके इनको लागू नहीं करवा सकते सरकार से, तो फिर इनका फायदा ही क्या है संविधान में इनको जोड़ने का? तो कुछ लोगों ने, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने फिर ये जवाब दिया कि हाँ, ये तो ठीक बात है कि हम इनको कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सरकार की मर्जी पे है, वो उनको लागू करे ना करे। लेकिन अगर कोई सरकार सक्षम होते हुए भी इनको लागू नहीं करती, उस केस में जनता उसका जवाब अपनी वोट से देगी। अगली बार जनता उस सरकार को वोट नहीं डालेगी और उसको हरा सकती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में बेसिक अंतर यही है कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन अधिकारों को लागू करवाना। अगर फिर भी सरकार लागू नहीं करवा पाती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके बचाव के लिए या फिर इनको लागू करवाने के लिए। लेकिन मौलिक अधिकारों के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सरकार उनको लागू नहीं करती या उनका हनन करती है तो हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और वो क्या आदेश, रिट जारी करेंगे और हमारा बचाव करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो ये डीपीएसपी है हमारे संविधान में कहाँ जगह मिली है इनको? तो हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी को बताया गया है। दूसरा क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
तीसरा फैक्ट क्या है कि इनको डीपीएसपी को हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या था? डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या स्थापना करना? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। ठीक है, इनका उद्देश्य याद रखना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। तो अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। जिस तरह से जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो उन अधिकारों में जो 12वां अनुच्छेद है, हमारा 12वां आर्टिकल है, वो भी क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। उसी तरह से जो 36वां हमारा अनुच्छेद है, ये क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 37 है, ये क्या बताता है कि ये हमारे शासन में ये क्या रहेंगे? मौलिक रहेंगे। लेकिन ये जो दोनों के दोनों अनुच्छेद हैं, ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 38। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, कि सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे या जनता को दे। ठीक है, जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार की। और नहीं दिला पाती सरकार, अगर ये नहीं दे पाती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या है कि आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। जितने भी हमारे राज्य में पुरुष या महिलाएं हैं, सबको आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। और ये पर्याप्त साधन कौन उपलब्ध करवाएगा? सरकार। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। ये सारे के सारे जितने अधिकार हैं, जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सरकार की बनेगी, जनता के लिए। ठीक है, तो आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। ये अनुच्छेद 39 का फर्स्ट पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है कि जो हमारे संसाधन है, हमारे देश के पास, राज्य के पास जो संसाधन है, उनका उचित बंटवारा करे। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा या बहुत सारे संसाधन ना रहे, बल्कि सरकार क्या करे कि उन संसाधनों का इस तरह से बंटवारा करे कि सभी लोगों को उसका फायदा मिले। मतलब सरकार क्या करे? संसाधनों का विकेंद्रीकरण करे। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब है सबको बांट दे। उत्पादन को जनहित में वितरण, कि जो भी सरकार जो भी प्रोडक्शन करेगी, सरकार जो भी बनाती है, उसका भी इस तरह से बंटवारा किया जाए कि जिससे जनता की भलाई हो। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अनुच्छेद 39 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ टीचर्स तो सिर्फ यही पढ़ाते हैं, 39 का यही पार्ट पढ़ाते हैं, डी पार्ट। इसमें क्या बताया गया है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष है, दोनों को समान वेतन मिलेगा। सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि समान कार्य के लिए जो हमारी महिलाएं और पुरुष है, सबको बराबर का वेतन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 40 ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे देश में पंचायतों का गठन होगा। क्या होगा? पंचायतों का गठन। और पंचायतों का गठन किस लिए किया जाता है? ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, शक्ति को गांव तक पहुंचाया जाए। जो हमारी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो कहां तक आ जाए? गांव तक। ठीक है, तो पंचायत गठन करने का एक ही मकसद है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पंचायतों के गठन का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है पंचायत के गठन का? शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो जब ये हमारे डीपीएसपी संविधान में शुरू में जब ऐड किए गए, तो पंचायतों का गठन करके इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे संविधान के जो हमारा 73वां संशोधन हुआ संविधान में, उसमें क्या किया गया? 1992 में हुआ था ये, कि जो हमारे जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इनको क्या किया गया? संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर
74वें संविधान संशोधन 1992 में जो हमारे नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका बोलते हैं जिसको, तो ये जो हमारी नगर पंचायतें हैं इनको भी क्या किया गया, इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा पंचायतों को कब मिलता है, 1992 में। कब मिलता है, 1992 में। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ दशाएं ऐसे हो जाए, जैसे कि कोई विकलांग हो जाता है, कोई कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, कि वो इस योग्य नहीं है कि वो अच्छे से काम कर पाए, तो ऐसी दशाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उस व्यक्ति को काम उपलब्ध करवाए, उसको शिक्षा उपलब्ध करवाए और कुछ उसको सहायता भी उपलब्ध करवाए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 42 है 42, ये क्या कहता है कि जो सरकार कोई भी कार्य दिलाएगी, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य देती है, वो न्याय संगत होना चाहिए। मतलब उसका माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि काम किया जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसी बुरी जगह पे काम दे दे सरकार कि जहाँ पे कोई आदमी काम कर ही ना पाए। ठीक है। तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि कार्य क्या हो, न्याय संगत होना चाहिए, किसी ठीक ठाक जगह पे काम होना चाहिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद अब कुछ दशाओं में काम मिल गया, काम ठीक ठाक जगह पे मिल गया। फिर 43 अनुच्छेद क्या कहता है कि जो हम काम करेंगे उससे हमें निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। कम से कम इतनी मजदूरी जरूर होनी चाहिए कि जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। ये नहीं है कि पूरा दिन काम करवा के 10 रुपए 20 रुपए दे के सरकार ये बोले कि ठीक है हमने काम भी दे दिया और आपको मजदूरी भी दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, काम में निर्वाह मजदूरी मिलेगी। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार जो हमारे छोटे छोटे उद्योग है, जो गाँव में कोई भी छोटे छोटे उद्योग लगाता है, अपने घरों में जो महिलाएं चला सकती हैं, ऐसे उद्योगों को सरकार बढ़ावा देगी। सरकार की क्या जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे उद्योगों को वो बढ़ावा देगी। उसके बाद अनुच्छेद 44 4 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितने पूरे देश में हमारे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। क्या लागू होनी चाहिए, हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में। लेकिन ये सिर्फ आज के टाइम पे गोवा में लागू है। कहां पे लागू हुई है, सिर्फ गोवा में। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको फ्री में शिक्षा दे। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 46 कहता है कि जो हमारी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको शिक्षा उपलब्ध करवाए और कुछ ऐसे रोजगार भी दे उनको, ताकि उनका गुजारा हो सके। और उनका अगर शोषण होता है, कोई भी अगर उनका शोषण करता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको शोषण को रोके। उसके बाद अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 क्या कहता है, ये कहता है कि मादक वस्तुओं पर रोक, कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो नशीली वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन पे रोक लगाए। लेकिन 1-2 स्टेट को छोड़ के भारत में इन चीजों पे रोक नहीं है। इसका कारण क्या है कि इन चीजों पे टैक्स ज्यादा होता है और सरकार की इनकम का जो सोर्स है वो क्या होता है, टैक्स। इसलिए सरकार इन चीजों पे कम रोक लगाती है। लेकिन डीपीएसपी में बताया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं लगाती। तो हम अब कोर्ट में जाके भी सरकार की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम कोर्ट में जाके इनकी शिकायत करें इन अधिकारों से संबंधित। उसके बाद अनुच्छेद 48 जो हमारा आर्टिकल 48 है, वो क्या कहता है कि सरकार कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। सरकार नई नई टेक्निक्स पैदा करे, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा संविधान बनाया था, उस टाइम पे हमारा जो कमाई का मुख्य साधन था वो खेती था। ठीक है। तो एक चीज ये भी ऐड की गई कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे,
नई नई टेक्निक्स इजाद करे सरकार, और जो पशुपालन है उनके पशुपालन की भी नई नई टेक्निक सरकार क्या करे, जनरेट करे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 48 का 48 का फर्स्ट पार्ट 48 का ए पार्ट ये क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये क्या बताता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको उनका सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका बचाव करे, उनका क्या करे, संरक्षण करे। उसके बाद 50 अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, दोनों का पृथक्करण होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। ठीक है, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। अनुच्छेद क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए बढ़ावा करे, सहयोग करे या अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी सिद्धांत। तो ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये समाजवादी भी हैं, ये कैसे हैं, ये गांधीवादी सिद्धांत भी फॉलो करते हैं, और क्या है, ये उदारवादी भी है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं कि डीपीएसपी क्या है। ये ऐसे अधिकार हैं जो सरकार जनता को देती है, लेकिन अगर सरकार जनता को नहीं दे पाती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लागू करवाने के लिए। संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनको बताया गया है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आयरलैंड से लिए हैं ये। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा बताता है। 37 क्या कहता है, शासन में ये मौलिक रहेंगे, मूलभूत रहेंगे। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। अनुच्छेद 39 का ए पार्ट क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए और पुरुष दोनों को। 39 का बी पार्ट कहता है कि संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, ये नहीं है एक आदमी के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास कम है, क्या हो, लगभग बराबर बंटवारा हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उत्पादन का जनहित में बंटवारा होना चाहिए। और 39 का डी पार्ट क्या कहता है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। 40 क्या कहता है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा विचार है, ये गांधीवादी विचार है। कैसा विचार है, गांधीवादी। गांधी चाहते थे कि हमारे देश में पंचायतों का गठन होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन में जो हमारी नगर पालिका थी, उसमें जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं उनको संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का हमें अधिकार है। जनता को कुछ दशाओं में, जैसे विकलांगता हो जाती है या बेरोजगारी है, मनरेगा वगैरह जितनी भी चली हुई ना, ये अनुच्छेद 51 के अनुसार ही चलती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि जहाँ पे हमें कार्य मिला है वो जगह ठीक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कार्य करना पॉसिबल हो, क्या कार्य न्याय संगत होना चाहिए। 43 क्या कहता है, निर्वाह जो काम करेंगे निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटे छोटे जो हमारे उद्योग है उनको बढ़ावा दे। 44 क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए पूरे देश में, जितने भी धर्म है सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे लागू है, गोवा में। 45 अनुच्छेद क्या कहता है कि बालकों के लिए 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है वो फ्री में मिलनी चाहिए। 46 क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनको शिक्षा उपलब्ध करवाए और इनके शोषण पर रोक लगाए। 47 क्या कहता है कि जितनी भी हानिकारक चीजें हैं, इसका मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी
47 के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। जो हमारी मादक वस्तुएं हैं, हानिकारक है, जो नशीली वस्तुएं हैं, उनके ऊपर सरकार रोक लगाए, सरकार की जिम्मेदारी है। 48 क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। 48 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है पर्यावरण की रक्षा करे। 49 क्या कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, हमारे ताजमहल है, लाल किला है, इनका सरकार संरक्षण करे, बचाव करे। अनुच्छेद 50 क्या कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका हमारी अलग अलग होनी चाहिए। 51 क्या कहता है सारी चीजें होने के बाद हम क्या करेंगे, सरकार की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करे। ठीक है, अब ये विचार कैसे हैं, समाजवादी भी है, गांधीवादी भी है और क्या है, उदारवादी भी है। थैंक यू।